आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हिस्ट्री पढ़ती और पढ़ाती हूँ। तो अभी तक हमने पढ़ा है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और लिटरेरी सोर्सेज हम पढ़ रहे हैं। लिटरेरी सोर्सेज में हम वेदास डिस्कस कर चुके हैं, वेदांगा, धर्मसूत्रास, जैन लिटरेचर, बुद्धिस्ट लिटरेचर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संगम लिटरेचर के बारे में। तो संगम जो है वो अर्लीस्ट तामिल वर्क है, अर्लीस्ट तामिल टेक्स्ट हैं जो कि लिखे गए हैं। संगम लिटरेचर लिखा गया है 400 BCE से 200 CE के बीच। अब इसको हम संगम लिटरेचर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ ये असेंबलीज में प्रोड्यूस हुआ, यानी जो जितने भी राइटर्स थे उस टाइम पीरियड के, साउथ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, वो असेंबल होते थे। 3 ऐसी असेंबलीज हुई और उनमें वो असेंबल होते थे और वहाँ से ये लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है। और असेंबली को, उस मीटिंग को बोलते थे संगम। इसीलिए उस टाइम पर उन असेंबलीज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ, जो लिटरेचर लिखा गया, उसको हमने बोला संगम लिटरेचर। और इसमें हमें शॉर्ट पोएम्स भी मिलती हैं, लॉन्ग पोएम्स में मिलती हैं, और पोएम्स के थ्रू हम उस पीरियड की, उस पर्टिकुलर एरिया की, साउथ इंडिया की हमें सोशो पॉलिटिकल लाइफ को जानने का मौका मिलता है। तो ये जो अर्लीस्ट तामिल टेक्स्ट हैं संगम लिटरेचर, जो कि 400 BCE से 200 BCE के बीच अलग अलग कवियों, राइटर्स के द्वारा लिखे गए, और वो उन कवि और राइटर्स को पेट्रोनाइज किया था वहां के रूलर्स ने। तो ऐसे 3 संगम हुए, और वो कहाँ कहाँ पर हुआ? पहला और तीसरा हुआ मदुरई में, और दूसरा हुआ कपाटपुरम में। यानी 3 संगम हुए लगभग 400 BCE से 200 CE के बीच, जो कि पहला और तीसरा हुआ था मदुरई, और दूसरा हुआ कपाटपुरम में। और इन संगम्स में, इन असेंबलीज में जो लिटरेचर प्रोड्यूस किया गया 400 BC से 200 CE के बीच, उसको हमने कहा संगम लिटरेचर। अब जो संगम लिटरेचर है वो अर्लीस्ट तामिल टेक्स्ट है, हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो संगम में जो पोएम्स हैं वो 2 तरह की हैं, एक है अकम पोएम और एक है पुरम। तो इनमें डिफरेंस क्या है कि अकम पोएम की जो थीम है वो है लव, लव के बारे में है ये। और पुरम पोएम्स आर मोस्टली रिलेटेड टू वॉर। पुरम पोएम्स की जो थीम है ज़्यादातर वो वॉर से रिलेटेड है। अब ये जो पोएम्स हैं ये अलग अलग पोएट्स द्वारा लिखी गई, और ये जो पोएट्स आ रहे थे दे वर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड। तो क्योंकि वो डिफरेंट सोशल बैकग्राउंड से आ रहे थे, उनमें से कोई टीचर था, कोई मर्चेंट था, कोई और किसी क्राफ्टमैन था। अब क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे थे, इसीलिए हमें एक वाइडर नॉलेज मिलती है अबाउट द सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। क्योंकि हर एक जो हिस्ट्री है वो इट्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन। जैसे हम किसी भी धारणा, किसी भी चीज जिसको हम मानते हैं, वो हम अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर मानते हैं। मेरे साथ जिस तरह की मैंने सिचुएशन देखी, मैं उस तरह की धारणा बना लूंगी। जिस तरह की कोई और किसी सिचुएशन से गुजरा है, तो उसकी धारणा उस सिचुएशन से प्रभावित होगी। तो इसी तरीके से, क्योंकि ये अलग अलग रीजन से, ये अलग अलग बैकग्राउंड से थे, इसीलिए एक बहुत वाइड सोशल लाइफ के बारे में अलग अलग एस्पेक्ट से हमें पता चलता है। अब संगम अब जो लिटरेचर है उसके साथ साथ बहुत सारे तामिल डिडेक्टिक वर्क्स भी लिखे गए। डिडेक्टिक वर्क्स यानी ऐसे कुछ रचनाएं जो कोई मोरल मैसेज देती हैं, या एंड में कोई मोरल मैसेज के थ्रू वो किसी सुधार के लिए प्रेरणा देती हैं। इस तरह के वर्क होते हैं डिडेक्टिक वर्क। तो उसमें ये पोस्ट 5th सेंचुरी का हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक तो संगम लिटरेचर का हमने 200 CE तक देखा। तो पोस्ट 5th सेंचुरी बहुत सारे तामिल डिडेक्टिक वर्क्स लिखे गए, जिसमें से त्रिकुराल, थिरुवल्लुवर, ये जो हैं ये पोएम्स है, और एथिक्स, ऑन एथिक्स, पॉलिटी एंड लव। और इसी के साथ साथ हमने आप देखा सिलप्पा दिकारम और मणिमेगले। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट तामिल एपिक्स हैं, सिलप्पा दिकारम एंड मणिमेगले। अर्ली मिडाइवल तामिल लिटरेचर में
बहुत सारी डिवोशनल पोएट्री है वैष्णवा सेंट्स की। तो मिडिवल टाइम में जब भक्ति पीरियड शुरू हो जाएगा तो बहुत सारे जो डिवोशनल पोएम्स हैं यानी भक्ति से रिलेटेड जो पोएम्स हैं और सॉन्ग्स हैं वो वैष्णवा सेंट्स जिनको हम बोलते थे अलवर्स यानी जो भगवान विष्णु को मानते थे उनको बोलते थे अलवर, और जो भगवान शिव को मानते थे उनको बोलते थे नयनार्स। ये भक्ति पीरियड जब शुरू हो जाएगा तो जो फॉलोवर थे भगवान विष्णु के उनको बोला गया अलवर, और जो फॉलोवर थे शिवा के उनको बोला गया नयनार्स। तो उनके भी जो हिम्स हैं उनका जो कलेक्शन है उससे भी हमें उस टाइम की सोशल कंडीशन या रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलता है। जैसे कि नाथ मुनि ने जो अलवर हिम्स थी यानी जो अलवर जो गाते थे हिम्स उनको एक कैनन में कलेक्ट किया, एक टेक्स्ट पूरे बुक में कलेक्ट किया और उसका नाम था नलायिरा दिव्या प्रबंधम। यानी सारे जितने जो हिम्स थे जो अलवर्स के थे उनको कलेक्ट किया नाथ मुनि ने, किसके फॉर्म में एक कैनन के फॉर्म में, नाला उसका नाम नालायिरा दिव्या प्रबंधम। और इसी तरीके से अलवर पवप्पम ये भी क्या है सेक्रेड बायोग्राफी। जो वैष्णवा सेंट हैं वैष्णवा सेंट्स थे उनकी जो बायोग्राफी है सेक्रेड बायोग्राफी है पवित्र बायोग्राफी है उसको हमने बोला अलवरा पेयम पावम। और जो नयानार सेंट्स थे जैसे हमने देखा ना कि जो अलवर सेंट थे उनकी हाइम्स का जो कलेक्शन है उसको बोला गया है नालायिरा दिव्या प्रबंधम। इसी तरीके से और उनको कलेक्ट किसने किया है नाथ मुनि ने। इसी तरीके से जो नयानार सेंट्स थे जो भगवान शिव के फॉलोवर थे उनके भी जो जितने भी हिम्स हैं उनको कलेक्ट किया गया किसके अंडर तिरुमुराई। और किसने किया है ये नाम्बी अंदर नाम्बी जो कि खुद एक नयानार सेंट थे। और नाम्बी ने एक और वर्क लिखा है जिसका नाम है तिरुतोंडर तिरुवंतवंती, तिरुतोंडर तिरुवनवंतटी। और ये हमें बताता है जो नयानार सेंट्स हैं उनकी लाइफ के बारे में। इसी तरीके से 12th सेंचुरी अकाउंट जो शिवा सेंट्स हैं उनके 12th सेंचुरी के जो अकाउंट है वो एक टेक्स्ट में कलेक्ट किए गए जिसका नाम रखा गया जिसको बोला गया पेरिया पुराणम, पेरिया पुराणम। और बहुत सारे यानी संगम टेक्स्ट के अलावा भी हमें बहुत सारे टेक्स्ट मिलते हैं जो हमें उस टाइम की सोशल पॉलिटिकल और स्पेशली रिलीजियस कंडीशन रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बताते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत मैंने कई टाइप की पोएम्स डिस्कस की हैं। तो जैसे कि कलम पक्कम, कलम पक्कम वो पोएम होती थी जिसमें जो लास्ट लाइन या लास्ट स्टैंजा वर्ड होता था वो नेक्स्ट वाले जो स्टैंजा होता था उसके लिए वो शुरुआत बनाता था। तो जैसे मान लो कि मछली जल की रानी है तो रानी से शुरू होगा नेक्स्ट वाला जो स्टैंजा होगा या नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी। इसी तरीके से कोवई जो पोएम होती थी उनमें जो वर्सेस थे वो थीमेटिक सीक्वेंस में अरेंज होते थे। यानी एक वर्स हो गया उसकी कोई थीम होगी, फिर उसके बाद दूसरे वर्सेस होंगे उनकी कोई थीम होगी, थीमेटिक वर्सेस जो होते थे अरेंज होते थे। नेक्स्ट हमारा है जैसे उला पोएम्स। तो उला वो सॉन्ग्स होते थे जो गाए जाते थे जब भगवान की मूर्ति को बाहर निकाला जाता था। जैसे साउथ में बहुत सारे ऐसे प्रोसेशन होते हैं, बहुत सारी ऐसी सेरेमनीज होती हैं जिसमें भगवान की मूर्ति को बाहर लाया जाता है, उनको बाहर घुमाया जाता है, एक स्पेशल किसी पाथ से ले जाया जाता है। तो उस टाइम पर जो सॉन्ग्स भगवान को की प्रशंसा में गाए जाते थे उसको बोलते थे उला पोएम्स, उला सॉन्ग्स। और जो तूतू पोएट्री थी, तूतू पोएट्री वो पोएम्स थी जिसमें कोई मैसेज डिलीवर हो रहा हो, जैसे भगवान को कोई गॉड्स जो हैं उनको कोई मैसेज डिलीवर हो रहा हो या फिर किसी लवर को कोई मैसेंजर डिलीवर हो रहा हो। तो इस तरह की जो पोएम थी उनको तूतू पोएम बोलते थे। तो ये जो सारे अकाउंट्स हैं ये
सिर्फ ना हमें रिलीजियस बिलीव्स के, रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में बताते हैं, बल्कि सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं और एक वाइडर एस्पेक्ट से बताते हैं, क्योंकि अलग अलग लोगों के एक्सपीरियंस यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं इसमें। अब हम देख लेते हैं कुछ एंशंट बायोग्राफीज और एंशंट टेक्स्ट। सो अर्ली इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे ड्रामा और बहुत सारे पोएट्री और बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, और हिस्टोरियंस उनका यूज़ करते हैं ताकि वो उस टाइम की सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस, इकोनॉमिकल लाइफ के बारे में जान सकें। अगर हम अर्लीस्ट संस्कृत पोएट्स की बात करें, प्ले राइट्स की बात करें, तो उनमें जो नाम आता है वो है अश्वघोष और भाष। तो अश्वघोष ने बहुत सारी बुक्स लिखी, जैसे कि बुद्धचरित एंड सरीपुत्र प्रकरण और सौंदरानंद। सरीपुत्र प्रकरण, सौंदरानंद, ये सारी जो टेक्स्ट हैं ये लिखे गए हैं अश्वघोष के द्वारा। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम आगे चैप्टर वाइज, थीम वाइज पढ़ेंगे, तो सारे जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। इसी तरीके से भाषा, वो एक ड्रामेटिस्ट थे एंड उन्होंने लिखा पंचरात्रा, दूत काव्य, बालचरिता और स्वप्न वासव दत्ता। इसी तरीके से कालिदास, जिन्होंने लिखा 4th-5th सेंचुरी सीई में, गुप्तास के टाइम पर, उन्होंने जो ड्रामाज लिखे उनके ड्रामाज हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, ये तो है ड्रामा। एंड पोएटिक वर्क्स हैं उनके रघुवंशम, कुमार संभव और मेघदूतम, ये पोएटिक वर्क है। तो 3 इनके ड्रामाज हमने यहाँ पे देखे और कुछ पोएटिक वर्क्स। तो ये जो सारे जो टेक्स्ट हैं ये हमें उस टाइम की, यानी गुप्तास के टाइम की, क्योंकि कालिदास जो है गुप्तास के टाइम से बिलोंग करते हैं, इसीलिए उस टाइम की कल्चरल सोशल लाइफ के बारे में बताते हैं। मालविकाग्निमित्रम इज बेस्ड ऑन इवेंट्स ऑफ द रीन ऑफ पुष्यमित्र शुंगा, यानी मालविकाग्निमित्र जो है अग्निमित्र की कहानी है, और ये कुछ लव स्टोरी है अग्निमित्र के बारे में, और ये शुंगास के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देता है। और इसी में से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो पुष्यमित्र शुंग थे उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। एंशियंट ड्रामास ऑन हिस्टोरिकल थीम, जैसे कि विशाखादत्ता की जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस जो है वो बेस्ड है कि कैसे चाणक्य ने राक्षसा, जो कि एक मिनिस्टर था नंदास का, उसको अपनी ओर लेने की कोशिश की, चंद्रगुप्त मौर्य की साइड लेने की कोशिश की। तो ये उस टाइम की सोसाइटी और कल्चर के बारे में भी हमें बताता है। विशाखा दत्त, उन्होंने लिखी है मुद्रा राक्षस, जो कि लिखी है 7th to 8th सेंचुरी सीई, जो हमें इंफॉर्मेशन देती है मौर्याज के बारे में, सोशल पॉलिटिकल लाइफ के बारे में। इसी तरीके से है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर जो है कश्मीर में कंपोज की गई 11th सेंचुरी के अराउंड बाय सोमदेव, और जो सोमदेव थे वो पेट्रोनाइज्ड थे, वॉज अ पेट्रोनाइज्ड पोएट बाय किंग आनंद। तो ये जो है कथा सरित सागर, इसका नाम ही है कथा, तो ये हमें उस टाइम की प्रेवलेंट फोक टेल्स के बारे में जानकारी देती है। इसी तरीके से शूद्रक ने कई प्लेज लिखे जो हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, और उनमें से इम्पोर्टेंट है मृच्छकटिका और विना वासव दत्ता। Biographies are also provide us sources about the political condition of that time। और इस बायोग्राफीज में हम देख लेते हैं बाणभट्टा, जो ये मोस्ट फेमस बायोग्राफीज हैं। बाणभट्टा ने लिखी हर्षचरित, यानी बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित अराउंड 7th सेंचुरी सीई, और उसमें उन्होंने हर्षवर्धन जो पुष्यभूति डायनेस्टी के थे उनको प्रेस किया है, या फिर ये प्रशस्ति, जैसे प्रशस्ति होती थी ना इंस्क्रिप्शन में, इसी तरीके से यहाँ पर इन्होंने यूलोजाइज किया है, उनकी प्रशंसा की है। और ये ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी है हर्षचरित, जो कि बाणभट्ट ने लिखी है, इंडिया की ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बायोग्राफी है। इसी तरीके से बिल्हन ने लिखी विक्रमांक देव चरित, जो कि 12th सेंचुरी के आसपास लिखी गई थी, और ये चालुक्य
रूलर विक्रमादित्य सिक्स्थ के बारे में और उनकी विक्ट्रीज के बारे में बखान करती है। वाकपति और रोट गोधावो, और ये बताती है यशोवर्मन जो कन्नौज के रूलर थे उनके बारे में, और ये प्राकृत में लिखी गई है। इसी तरीके से कुमारपाल चरित ऑफ जयसिम्हा जो कि सोलंकी रूलर कुमारपाल के बारे में बताता है। हेमचंद्र बहुत पॉपुलर जैन पोएट हुए हैं और उन्होंने लिखी है कुमारपाल चरित, जो कि कुमारपाल ही अलग है और ये वाले अलग है। कुमारपाल चरित जो कि अनहिलवाड़ा के रूलर के बारे में है। प्रशिष्टि पर्वन जो कि एक संस्कृत महाकाव्य है और ये अर्लीस्ट जो जैन टीचर रहे हैं उनकी लाइफ के बारे में हमें बताता है। हामिर काव्य ये लिखा है न्यायचंद्र ने 15th सेंचुरी में। न्यायचंद्र सूरी एक कश्मीरी पोएट थे जो 12th सेंचुरी में रहते थे और उनका जो बेस्ट एपिक पोएम है वो है हामिर महाकाव्य, जो कि हमें बताता है स्टोरी हामिर के बारे में जो हिंदू रूलर थे अनहिलवाड़ा के। नव शशांक चरित ऑफ पद्मगुप्त ये एक एपिक पोएम है जो लिखी गई है संस्कृत लैंग्वेज में और जो ये हमें बताती है स्टोरी किसके बारे में, किंग सिंधु राजास लाइफ और उनकी कॉन्क्वेस्ट के बारे में। और इसमें ये हमें उस टाइम की हिस्टोरिकल जो कंडीशंस थी उसके बारे में बताती है और ये हमें जो रोमांस स्टोरी और लव स्टोरी के बारे में बताती है बिटवीन परमार किंग सिंधु राजा एंड नागा प्रिंसेस शशि प्रभा के बारे में, यानी उनकी लव स्टोरी, उनके जो वॉर से रिलेटेड चीज़ें थी, उनकी कॉन्क्वेस्ट से रिलेटेड चीज़ें थी, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें नव शशांक चरित्र से मिलती है। अगली है भोज प्रबंध ऑफ बल्लाल। जो भोज प्रबंध है ये राजा भोज जो परमार डायनेस्टी के राजा भोज थे उनके बारे में ये एक नैरेटिव है और उनकी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें और ये लिखा गया है बल्लाल देव की बल्लाल देव ने इसको लिखा है और ये मालवा के जो भोज रूलर थे, परमार रूलर थे, उनके बारे में बताता है। पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज चरित जो कि चंद्रप्रदाय ने लिखी, ये भी एक एपिक पोएम है और ब्रज भाषा में लिखी गई है 15th-16th सेंचुरी में। हालांकि जब ये इवेंट हुआ उससे जो काफ़ी बाद में ये लिखा गया 15th-16th सेंचुरी में। और जो पृथ्वीराज चौहान जिसके बारे में ये लिखी गई है वो थे 12th सेंचुरी, एट द एंड ऑफ 12th सेंचुरी में उन्होंने रूल किया। अब हम देख लेते हैं फॉरेन अकाउंट, यानी बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए, कुछ रिलीजियस पर्पस से आए। अगर हम मिडिवल टाइम में देखें तो कुछ जो इंडिया में जो अटैक्स हुए नॉर्थ वेस्टर्न साइड से उन रूलर्स के साथ कुछ आए। तो इस तरीके से बहुत सारे ट्रैवलर्स इंडिया में आए और उन्होंने जो अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉर्ड किए, उन्होंने जो यहाँ पर देखा, जाना, समझा, उसको उन्होंने जो रिकॉर्ड किया वो हैं फॉरेन अकाउंट्स। तो चाइनीज़ आए, अरब्स आए और ये ग्रीक्स आए, तो उन्होंने जो यहाँ पे जाना, समझा, देखा और जो लिखा उसको हम केटर करते हैं फॉरेन अकाउंट्स के अंडर और उससे भी हमें उस टाइम की जो सोशल पॉलिटिकल लाइफ है उसके बारे में काफ़ी पता चलता है। और जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें हमें इंडियन सोर्सेज से नहीं पता चलती तो वहाँ से वेरीफाई हो जाती हैं। तो हम देख लेते हैं कि इसमें बहुत सारे ट्रेडर्स आए, पिलग्रिम्स आए, सेटलर्स आए, सोल्जर्स आए, एम्बेसडर्स आए और वो यहाँ पर आए। उन्होंने जो देखा, जो समझा, जो सुना उसके बारे में उन्होंने अपने बुक्स में, डायरीज में लिखा, अपने अकाउंट्स में लिखा और उससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो फॉरेन अकाउंट्स के अंडर आती है। इसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एम्बेसडर्स आए, पाटलिपुत्र में ग्रीक एम्बेसडर आए जैसे कि मेगास्थनीज आया, डिमैकस आया, डायनोसियोस आया। तो उसमें से जो मेगास्थनीज है, मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका और इंडिका से हमें मौर्यास के टाइम की जो सोशल पॉलिटिकल कंडीशन थी उसके बारे में जानने में बहुत हेल्प मिलती है। हालांकि जो इंडिका है वो मतलब उसकी ओरिजिनल कॉपी सरवाइव नहीं कर पाई, लेकिन जो लेटर ग्रीक राइटर्स थे, स्ट्रैबो, प्लिनी,
एरियन, जस्टिन, उनकी जो राइटिंग्स हैं उनके थ्रू हमें इंडिका के बारे में पता चलता है और जो मेगास्थनीज ने लिखा होगा उसके बारे में पता चलता है। इसी के साथ साथ कुछ एनॉनमस ग्रीक राइटर उन्होंने जो लिखा, जैसे कि पेरिप्लस ऑफ एथायरेन सी, इसका नहीं पता है कि राइटर कौन है। इससे भी हमें जो इंडियन कोस्ट है उसके बारे में और वहाँ की जो वॉयजेस हुए और जो ट्रेड होता था उससे रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। इसी तरीके से जो टॉलेमी हैं उन्होंने जियोग्राफिकल ट्रीटाइज ऑन इंडिया लिखी और उससे हमें जियोग्राफिकल हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। और साथ ही साथ जैसे कि ये इथायरिन, पेरिप्लस ऑफ इथायरिन सी और टोलेमी की जो ज्योग्राफी है उससे हमें ज्योग्राफिकल हिस्ट्री का तो पता ही चल रहा है, साथ ही साथ जो ट्रेड प्रैक्टिसेस थी और कोस्टल एरिया से और किस तरह का ट्रेड होता था वो भी हमें सारे इन्फॉर्मेशन इनसे मिलती है। ये ज़्यादातर ग्रीक और जो अर्ली ग्रीक और लैटिन वर्क हैं जैसे स्ट्रैबो, एरियन, प्लिनी द एल्डर, उन्होंने भी हमें ओशनिक ट्रेड की इंफॉर्मेशन दी है। और एरियन ने ये जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, सिकंदर ने जो भारत पर आक्रमण किया था, उसके बारे में भी डिटेल्ड अकाउंट हमें एरियन की राइटिंग से मिलते हैं। साथ ही साथ जो चाइनीज ट्रेवलर आए उनमें फायान, इत्सिंग, हिनसांग, तो उन्होंने वो इंडिया आए, उनका बेसिकली इनिशियली पर्पस था बुद्धिज़्म और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, लेकिन उनकी जो राइटिंग्स हैं वो उस टाइम पीरियड की हमें सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में बताती हैं। जैसे कि फायान की जो राइटिंग्स हैं उन्होंने जो गुप्तास के टाइम की सोशल पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में बताया। इसी तरीके से हिनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर आए तो उन्होंने उस टाइम की कंडीशंस के बारे में बताया। अरब्स, अब क्या हुआ कि जब ये इस्लाम का ओरिजिन हुआ और उसके बाद आबासिड जब कैलिफेट आए, उन्होंने एक एकेडमी इस्टेब्लिश की, बेयात अल हिकाम, बेयात अल हिकाम। और इसका पर्पस क्या होता था? इसका पर्पस ये था, यहाँ पर स्कॉलर्स का मेन पर्पस ये था कि जितने भी ग्रीक, पर्शियन और संस्कृत टेक्स्ट हैं फिलोसॉफी या साइंस पर, उनको अरेबिक में ट्रांसलेट करना, कन्वर्ट करना। ये यहाँ पर बेयत अल हिकाम के जो स्कॉलर्स थे, ये एक एकेडमी थी और इसके जो स्कॉलर थे उनका काम था कि भाई ये जितने भी टेक्स्ट हैं फिलोसॉफी पर, साइंस पर, जैसे ग्रीक, पर्शियन, संस्कृत, इनको अरेबिक लैंग्वेज में कन्वर्ट करना ताकि ये सभी उसको पढ़ सके या समझ सकें। अब इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना शुरू किया तो हमें बहुत सारे सोर्सेस अरेबिक जो टेक्स्ट हैं उनके थ्रू भी मिलते हैं। इसी तरीके से हम देख लेते हैं अल्बेरूनी जो आया था महमूद गजनी के साथ। महमूद गजनी ने अटैक किया था इंडिया पर नियरली 11th सेंचुरी में और उनके साथ आया अल्बरूनी। और अल्बरूनी ने इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन के बारे में तो उतना नहीं लिखा, लेकिन सोशल कंडीशन के बारे में बहुत लिखा है। उन्होंने लिखी बुक तहकीके हिंद, और जिसमें उन्होंने साइंस, ज्योग्राफी, एस्ट्रोलॉजी, फिलोसॉफी, बिलीव्स, कस्टम, फेस्टिवल्स, लॉज, नॉर्म्स, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया है। और साथ ही साथ गुप्तास के बारे में भी कि जो गुप्ता एरा है वो कब शुरू हुआ होगा, इसकी इंफॉर्मेशन भी हमें अलबरूनी की तहकीके हिंद से मिलती है। फिर 12th सेंचुरी तक आते आते जो हिस्ट्री राइटिंग है वो बन गया था एक, मतलब कि ऑफिशियली हिस्टोरियंस या ऑफिशियली राइटर्स अपने जो रूलर होते थे उस टाइम पीरियड की हिस्ट्री लिखने लगे थे। और उसका सबसे पहला एग्जाम्पल हमें मिलता है तबकात नाशिरी में। तबकात नाशिरी जो कि मिनहाज सिराज ने लिखी थी। तो अब बाय 12th सेंचुरी तक, अब धीरे क्या हो जाएगा 12th सेंचुरी के बाद, ये दिल्ली सल्तनतें का भी इस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा। और इससे पहले जो हैं राजपूत रूलर्स होंगे, तो तब उस टाइम तक आते आते हिस्ट्री राइटिंग एक ऑफिशियल प्रैक्टिस बन गया था। और तबकात नासिरी उसके
उसका एक अर्लीस्ट एग्जाम्पल है। इसी तरीके से मिडिवल हिस्ट्री में बहुत सारे टेक्स्ट हमें मिलते हैं, जैसे कि तारीख फ़िरोज शाही बाय जियाउद्दीन बर्नी, गुलशन इब्राहिमी बाय मोहम्मद कासिम फरिश्ता, आईन अकबरी, अकबरनामा बाय अबुल फजल, तबकात ए अकबरी बाय निज़ामुद्दीन अहमद। और फिर मिडिवल टाइम में या और मुगल टाइम में भी बहुत सारे टेक्स्ट लिखे गए, और हाँ उस टाइम के हमारे पास बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेज हैं। एंड ऑफ कोर्स जो मॉडर्न टाइम आएगा उसकी तो बहुत ही सारे हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज हैं, जिससे हमें उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलता है। तो अब हमने जो हमारे फर्स्ट यूनिट थी जो कि बताती है अब अबाउट द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, उसको आज हमने ख़त्म कर लिया है। और इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था फर्स्ट यूनिट का, नेगोशिएटिंग द सोर्सेज यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इसको हमने पूरा कर लिया है। हमने इसमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज दोनों को डिस्कस कर लिया है। अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा वो होगा अबाउट नियोलिथिक एज, और फिर हम मूव कर जाएंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन पर। तो आप लोगों को अगर लगता है कि मुझे कुछ कंटेंट में सुधार की आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो आप प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।